अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या हुआ कि बात बनते बनते बिगड़ गई। अभी कुछ दिनों पहले तक जो जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद और उनसे इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार कर रहे थे, बल्कि अली जफर की इंक्वायरी पर उन्हें एतमाद था जिसकी रिपोर्ट जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश होने वाली है। लेकिन गुज़श्ता रात अचानक क्या हुआ कि जहांगीर तरीन ने पंजाब असम्बली में PTI का अलग ग्रुप बना डाला। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। हम कोई फॉर ब्लॉक नहीं है, हम PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है। कल लाहौर में जहांगीर तरीन के शाइये में शामिल 32 MPAs और 8 MNAs यानी कुल 40 अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन से वफादारी का बाकायदा हल्फ उठाया, जिसके बाद पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप जुम्मे को पंजाब असम्बली के इजलास में पावर शो करने का इरादा भी रखता है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली में तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर अपने अरकान के लिए अलग नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। ये पेशरफ पंजाब असम्बली में बजट इजलास के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित हो सकती है, क्योंकि आइंदा चंद दिनों में बजट पेश होना है। ऐसे में अगर बजट मंजूर ना हो सका तो उस्मान बुज़दार को असम्बली से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और फिर क्या कुछ हो सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जहांगीर तरीन की हिमायत में मौजूद अरकान में 2 सूबाई वज़रा शामिल हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के 2 मुशीर हैं, 2 मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। अब पंजाब के सियासी मंजरनामे में होने वाली इस बड़ी इंतहाई अहम पेशरफ्त के तहरीक इंसाफ का इमरान खान ग्रुप भी उसके बाद जो है वो एक्टिव हो गया है। पेशरफ्त के बाद सोशल मीडिया पर कप्तान हम आपके साथ हैं, आई स्टैंड विद इमरान खान के ट्रेंड और ट्वीट आना शुरू हो गए। इस दौर में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर फैसल जावेद, असद उमर, अली जैदी सबसे आगे नजर आए। शाह महमूद और असद उमर ने इमरान खान की सपोर्ट के साथ साथ अपने बयान में भी तरीन और उसके साथियों को सख्त पैगाम दिया। जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो मुंतखब हैं वो इमरान खान के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। अगर किसी को शक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो इसका मतलब वो ना सियासत समझता है पाकिस्तान की, ना वो तहरीक इंसाफ को समझता है। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। जहांगीर तरीन ग्रुप किस हद तक जा सकता है ये तो चंद हफ्तों में पता चल जाएगा, लेकिन इस पेशरफ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड से यकीनन जाहिर हो रहा है कि हुकूमत को परेशानी लाहक हो चुकी है। क्या तरीन ग्रुप किसी के दबाव में आकर इमरान खान को कमजोर कर रहा है, और पंजाब की पार्लिमानी सियासत में एक नया धड़ा दाखिल हो चुका है जिसका अगले इंतखाबात में अमल दखल भी होगा। तमाम सवालात के जवाबात लेंगे खुद राजा रियाज अहमद से, जो कि जहांगीर तरीन के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं और कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे भी हैं। राजा रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी अली जफर ने सारे मामले की तहकीकात करनी थी, रिपोर्ट सामने आनी है, लेकिन आपने जहांगीर तरीन ग्रुप बनाकर पार्लिमानी लीडर का पंजाब में ऐलान कर दिया है। क्या ये सारा सब कुछ इसलिए हो रहा है कि खान साहब पर आप दबाव डालें कि करप्शन के खिलाफ जो तरीन साहब के खिलाफ तहकीकात हैं उसे रोक दें, ना की जाए वो तहकीकात? नहीं जी, इस तरह बात नहीं है। बात यह है कि कल जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें जो पंजाब से तल्लक रखने वाले हमारे MP हज़रात थे, उन्होंने वहाँ पे बड़ा इस चीज़ पे इसरार किया कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे अफसरान को तब्दील कर रही है, हमारे ख़िलाफ़ हमारे दोस्तों हमारे साथियों पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और हमें इंतकामी तौर पे किया जा रहा है हमारे साथ डील। तो उस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए फिर ये फैसला किया गया कि हम अपना एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करें, जो असेंबली में भी जाके बात करे हमारे MPs के लिए,
और वहाँ पे जहाँ मीटिंग करनी हो वो मीटिंग करे। उनके साथ एक कमेटी भी तश्कील दी गई। सईद अकबर नवानी साहब को पार्लिमानी लीडर बनाया गया और 2 वज़ीर उनके साथ, नुमान लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब, वो भी उनको इससे साथ होंगे। और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है हमारे इसके प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। ये 4 रुकनी कमेटी है जो तमाम मामलात को देखेगी और जिस MPA के ख़िलाफ़ पंजाब में कार्रवाई होगी, ये कमेटी जाके असेंबली के अंदर भी बात करेगी, असेंबली के बाहर भी बात करेगी और वज़ीर आला से भी जाके बात करेगी। क्योंकि इमरान खान साहब को जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े आराम से हमारी गुफ्तगू को सुना भी था। और उन्होंने मेहरबानी ये की थी कि हमारी गुफ्तगू को सुनने के बाद उन्होंने अली ज़फ़र साहब को भी मुकर्रर किया। उन्होंने FIA के जो अफसरान थे उनमें एक बहुत अच्छा अफसर जो है उसको ये इंक्वायरी उसके सुपुर्द कर दी। तो हम बड़े मुतमिन थे और आपने देखा कि पिछले 15-20 दिन हम बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें यह भी कहा था कि आप मीडिया पे भी थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। अच्छा, लेकिन कल जब हमारी मीटिंग हुई तो हमारे MPA फट पड़े कि जनाब आप हमें कह रहे हैं कि खामोश रहें और हमारे ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, हमारे दोस्तों पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो फिर उसको सामने रखते हुए तमाम दोस्तों ने वहाँ पे हलफ भी हुआ और हलफ के बाद एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया। इंशाल्लाह जुमे वाले दिन वो पार्लिमानी लीडर जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ से टाइम लेके भरपूर इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे कि हम तरीक़े इंसाफ के लोग हैं, तरीक़े इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, क्या हमने कोई जुर्म किया है, क्या हमने कोई ऐसा काम किया है जो पार्टी पॉलिसी के जिस पॉलिसी को या जिस चीज़ को पार्टी का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने अच्छा किया है कि आपने एक आवाज़ उठाई है इंसाफ के लिए। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है तो फिर पंजाब हुकूमत के पास क्या इस्तिकाक है कि वो हमारे ग्रुप के MPs के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शन ले या उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करे। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने ये ग्रुप तश्कील दे दिया है और ये ग्रुप में ये हिम्मत है कि ये बजट अगर पास कराना हुआ तो ये ग्रुप अगर चाहेगा तो बजट पास होगा पंजाब का, और अगर ये ग्रुप चाहेगा कि ये बजट अवाम के ख़िलाफ़ है, ये बजट अवामी फलाह बहबूद के लिए नहीं है, तो फिर हम मजबूरन शायद इस स्टेज पर जाना पड़े हमें। अगर इसी तरह इंतकामी कार्रवाई जारी रही या इसी तरह अवाम के ख़िलाफ़ जुल्म जारी रहा तो फिर शायद हम बजट के लिए भी अच्छा, बड़ी अहम बात राय साहब आपने की, तफसील से बजट पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके जवाब से मुझे ये लग रहा है कि आपका इस वक्त मसला जो है वो तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई वो नहीं है, बल्कि आपके ग्रुप के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो आपके बकौल इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा मसला है। अच्छा, ये जो अभी इसी हफ्ते शुरू किया गया है और हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि यह हम होने नहीं देंगे। ये हमारी इतनी बड़ी तादाद है वफाक में भी और सूबे में भी। वफाक की तरफ से हमें अभी कोई शिकायत नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने हम लोगों को सबकी बड़ी हौसला अफजाई की थी कि आपने हक की बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और हमने उनके कहने पे मीडिया पे भी आना छोड़ दिया था, लेकिन जो पंजाब हुकूमत को पता नहीं क्या हुआ है कि पिछले एक हफ्ते में इन्होंने इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं हमारे MPs के ख़िलाफ़, हमारे ग्रुप के MPs के ख़िलाफ़, कि अब हमें मजबूरन ये जो भी इक़दाम कल हमने उठाए हैं ये मजबूर हो के उठाए हैं। और मैं इनको वार्निंग कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि ये आपसे हो नहीं सकेगा। आप में इतना बस नहीं है, आप में इतना खम नहीं है कि आप इन MPs के बगैर ना तो आप बजट पास करा सकते हैं और ना ही आप इस हुकूमत को चला सकते हैं। इसलिए मैं वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग ये साजिश कर रहे हैं
वो इस साजिश को रोकें और इस साजिश को रोकें और किसी भी MPA जो तरीक़े इंसाफ का है, जो हमारे ग्रुप का है, उसके खिलाफ किसी किस्म की अगर कोई साजिश हो रही है, चाहे वो MNA हो या MPA हो, उसको वज़ीर आला खुद उसको रोकें, उस पर नज़र रखें। अगर इस तरह का एक्शन हुआ तो इसका हम भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, मुझे राज साहब एक बात बताएं, आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन लग रहे हैं, अली जफर जो इंक्वायरी कर रहे हैं उससे आप मुतमईन लग रहे हैं, फिर आप उस्मान बुज़दार से दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। तो अगर उस्मान बुज़दार नहीं कर रहे, इमरान खान नहीं कर रहे, ये कौन करवा रहा है आपके खिलाफ? असल में है कौन? नहीं, वज़ीर आला साहब तो, वज़ीर आला साहब को डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ अच्छा कि उनकी तरफ से उन्हें खुद देखना चाहिए कि कौन ये MPS के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। ये वज़ीर आला का काम है देखना, ये मेरा काम नहीं है। मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब, आपकी आंखों के नीचे ये काम हो रहा है और हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका भरपूर, जैसे एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन आपके सामने आएगा। और अभी बजट आ रहा है, फिर हम मजबूर होंगे कि बजट पास कराना पंजाब का जो है वो हमारे जो मतलूबा तादाद है वो हमारे पास पूरी है, तो हम फिर मजबूर होकर कोई कदम उठाएंगे। तो फिर वज़ीर आला साहब आप गिला ना कीजिएगा। मैं आज बहुत दिन पहले, अभी बजट नहीं आया, आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ, आपके सामने ये दरख्वास्त रख रहा हूँ कि आप इसको गौर से देखें, कौन ये साजिश कर रहा है, कौन ये बंदा है जो हमारे MPAs के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। अगर ये इंतकामी कार्रवाई MPA या MNAs के खिलाफ हुई तो हम वफाक में भी और सूबे में भरपूर इसका रिएक्शन। अच्छा राज साहब, अगर बजट मंजूर ना होने दिया जिस तरह आप कह रहे हैं, तो बुज़दार की तो हुकूमत चली जाएगी, फिर उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। बजट मंजूर ना हो सका, मतलब तरीके इंसाफ को आप घर भिजवाने के लिए तैयार हैं? अगर हमारे पे मुकदमात दर्ज हों, हमें हमारे खिलाफ साजिशें हों, हमें इंतकामी निशाना बनाया जाए, तो फिर हमने कोई ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि हमने ज़रूर बजट पास कराना है। फिर हम भी अपने लिए सोचने का हक रखते हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी इस बात के लिए दोबारा टाइम मांगेंगे और उनको भी ये शिकायत करेंगे कि ये क्या नया, जब आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारे खिलाफ एक दो वाक़यात के अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुई और हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़ी स्मूथ इंक्वायरी चल रही है, हम अदालतों में जा रहे हैं। तो अब हमारे MPAs के खिलाफ इस तरह का एक्शन जो शुरू किया गया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वज़ीर आला साहब को, मैं खुद भी आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी कह रहा हूँ और मैं उनको मिलके भी ये बात कहूँगा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने उन्हें मिलके कहा था कि आप इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि उलझाने की, क्योंकि अगर वज़ीर आला पंजाब इसको सुलझाएंगे तो उनका फ़ायदा है, और अगर वो इसको उलझाएंगे तो किसी साजिश का ज़रिया बनेंगे, तो ये इसका नुकसान मुझे नहीं होना, इसका नुकसान वज़ीर आला पंजाब को होना है और उसके असरात बहुत दूर अच्छा, तक जो जाएंगे। तरीन साहब इतना मुतहरिक अब हो चुके हैं, क्या ये वजह तो नहीं कि इमरान खान पर वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं और अगले इलेक्शन के लिए एक ग्रोथ तैयार किया जा रहा है पॉलिटिकली स्पीकिंग? कल आपके लोगों ने ये भी कहा कि तरीन साहब जो सियासी फैसला करेंगे हम उनके साथ होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में ऐसा ग्रुप बन गया है जो किसी भी वक्त इमरान खान से सीढ़ी हटा के उनकी हुकूमत गिरा सकता है, ऐसा है? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। हम किसी सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिराएंगे। हम इमरान खान की ज़ात के अलावा जो भी कोई हमारे खिलाफ कुछ करेगा, हम उसका रिएक्शन ज़रूर करेंगे। लेकिन इमरान खान हमारा लीडर है, हमारा कायद है, हम उनके टिकट पर मुंतखब होके आए हैं। उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इमरान खान से हमने उनसे जितनी दरख्वास्त की थी मिलके, उन्होंने हमारी उन दरख्वास्त पे गौर किया, अमल किया और उन्होंने एक न्यूट्रल अंपायर जो है वो खड़ा किया, जो बड़ी मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ इंक्वायरी कर रहे हैं। अली जफ़र साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जितना वो टाइम दे रहे हैं इस इंक्वायरी को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बड़े समझदार और एक बड़े वकील हैं, बड़े बाप के बेटे हैं
तो इंशाल्लाह वो इस सारे केस को अच्छी तरह समझ के बड़ी डिटेल के साथ इमरान खान साहब को एक्सप्लेन ठीक। करें। अच्छा, पंजाब में आप एतमाद का हिस्सा क्या बन सकते हैं? अगर बजट मंजूर ना हुआ, उस्मान बुज़दार को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, फिर जो अपोजिशन भी कह रही है कि हो सकता है अदम एतमाद ले जाएं, तो अब अदम एतमाद का आप हिस्सा पंजाब में बनेंगे लेकिन विफाक में नहीं बनेंगे? मैं सूबाई असेंबली की बात कर रहा हूं, मैं सूबाई असेंबली की बात नहीं, लेकिन देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत को गिराने का सबब नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप बजट मंजूर ना होने दें तो हुकूमत तो वैसे ही गिर जाएगी पंजाब में, वो एतमाद का वोट तो नहीं ले सकेंगे फिर। देखें पंजाब में वज़ीर आला साहब को मैं आज कोशिश की है मिलने की, अगले 1-2 दिन में मैं उनको मिल के ये समझाऊंगा। मुख्तसर सी बात है, वज़ीर आला साहब को इस चीज़ में फ्रीक नहीं बनना चाहिए, उनको इन चीज़ों को उलझाना नहीं चाहिए, उन्हें इन चीज़ों को सुलझाना चाहिए। मैं दोबारा अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुन लें, क्योंकि ये इशू जो है ये वफाकी हुकूमत का एक इशू है जिसको बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब टैकल कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये चल रहा है। इसमें पंजाब हुकूमत को जो पिछले 1 हफ्ते से बीच में ले आए हैं, पता नहीं कौन ले आया है, किस तरह ले आया है, लेकिन मैं वज़ीर आला साहब को इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में मिल के ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को उलझाएं ना, इनको सुलझाएं, इन मामलात को बेहतर करें। आपको फ्रीक बनने की जब बात है इमरान खान साहब की और हमारी, और हम मुतमिन हैं, हम कह रहे हैं कि हम तफ्तीश से मुतमिन हैं, तो फिर पंजाब में इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? तो अगर ये हरकतें बंद हो गई तो फिर हम वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं, उनका बजट भी पास कराएंगे, उनके साथ खड़े हैं, हम तरीक़े इंसाफ के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर जो हमारे MP हैं, अगर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, उन पे पर्चे होंगे, उनके साथियों पे पर्चे होंगे, उन्हें जेलों में भेजा जाएगा, तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकता है। रियाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राजा साहब से मैंने 2-3 दफा पूछने की कोशिश की कि कोई भी कदम का मतलब क्या, तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, अभी तक जवाब नहीं मिला। ब्रेक के बाद राजा साहब से पूछेंगे कि क्या तहरीक अदम एतमाद भी तरीन ग्रुप ला सकता है, और ब्रेक के बाद हमें सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब भी ज्वाइन करेंगे और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। राजी, ब्रेक से पहले तरीन साहब के जो ग्रुप अभी बना है उसके अहम तरीन जो रहनुमा है हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद हैं। मैंने उनसे बार बार पूछा कि जी क्या तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, अभी तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन ये सवाल दोबारा राजा साहब आपके पास आऊँगा कि क्या आपने कहा कि हर कदम आप उठा सकते हैं अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ पंजाब में आपके खिलाफ जारी रहीं, आपके लोगों के खिलाफ, क्या बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद भी आप ला सकते हैं? फिर कोई भी अगर हमारे साथियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे पास, मतलब कोई भी कदम उठा सकते हैं। चले, अच्छा, खान साहब का जो बयानिया था करप्शन के खिलाफ, उन्होंने ओपोजिशन का एक रहनुमा नहीं छोड़ा, फिर तरीन साहब की अभी मिसालें देते हैं कि हमने अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की, रिंग रोड स्कैंडल आ गया, उसमें सरवर खान साहब और जुल्फी साहब का नाम आया, वो तो ये कह रहे हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयाँ सारी कर रहे हैं। अब आपको असल मसला है क्या? अगर खान साहब ये कह रहे हैं मैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ, तो वो उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? ये बुनियादी चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम कहते हैं करप्शन के खिलाफ खान साहब का स्टैंड 100% ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के करप्शन अगर 1% भी पकड़ ले तो जरूर पकड़े, हमें कोई इतराज नहीं, हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो नीट एंड क्लीन आदमी है, वो उसने एक आने की करप्शन नहीं की, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक, अगर वो हमें ये साबित कर दें, FIA ये साबित नहीं कर रहा, आज भी FIA शर्मिंदा थी दोनों अदालतों में जाके, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जहांगीर तरीन साहब हर चीज़ का डॉक्यूमेंट जो है वो पेश कर रहे हैं। अगर कोई करप्शन के खिलाफ करप्ट है तो इमरान खान उसके खिलाफ एक्शन ले,
सबसे पहला बंदा मैं आऊँगा जो इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा, झंडा बुलंद करूँगा कि ठीक है ये ज़रूर करे। लेकिन अगर कोई नहीं है और उसको निशाना बनाया जाए तो वो हम नहीं होने देंगे, उसके लिए भी हम। अच्छा, आपने अकबर साहब का आप लोगों ने बार बार नाम लिया, यहां तक कहा गया कि तरीन साहब के खिलाफ जो FIR थी, जो FIA का काम था, वो सारे शहजाद अकबर ने तैयार की। अब एक दूसरा स्कैंडल जो सामने आया है उसमें मतलब जो रिंग रोड का स्कैंडल है उसमें भी कुछ ऐसी बातें हो रही। अब शहजाद अकबर का मसला क्या है जहांगीर तरीन साहब से? वो तो तरीन साहब को इतना करीबी जानते भी नहीं है, PTI में भी अभी शामिल हुए हैं। अभी देखे आज जो हमारा रिंग रोड स्कैंडल आया है जी, ये मैं नहीं कह रहा, नून लीग कह रही है कि ये रिंग रोड स्कैंडल जितना लिखा गया है ये शहजाद अकबर साहब ने खुद लिखा है। उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी आ गए, उसमें सरवर खान साहब भी आ गए। शहजाद अकबर साहब को मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है या वो क्या उनका एजेंडा क्या है। मुझे नहीं उनका एजेंडे की समझ आ रही। मैं माजरत के साथ इस चीज़ का तराफ़ करता हूँ कि मुझे उनके एजेंडे की समझ नहीं आ रही। लेकिन जो रिंग रोड स्कैंडल लिखा गया है, इसी तरह जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIR लिखी गई हैं वो भी इस्लामाबाद से लिख के भेजी गई और यहाँ के अफसरान ने, FIA के अफसरान ने मुझे राजा साहब बड़ी माजरत के साथ इमरान खान साहब समझदार सियासतदान के तौर पर मशहूर हैं। अगर ये मान लिया जाए कि साजिशें करके तरीन साहब को उनसे दूर कराया गया और ये भी मान लिया जाए कि अब जुल्फी साहब और सरवर खान के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, इमरान खान साहब वो क्यों ऐसा होने देंगे? ये मैं तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं कि खान साहब की मर्जी के बगैर उनके करीबी लोगों के खिलाफ इस तरह साजिशें करवाई जा रही हैं और उन्हें करप्ट साबित किया जा रहा है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जी। उनको झूठा कहा जाता है कि ये केस हमने फलां आदमी के खिलाफ पकड़ लिया है। वो कहते हैं अगर पकड़ लिया तो ठीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो बात झूठी होती है, वो बात हक़ाइक़ पे पर नहीं होती। ठीक, बाद में साबित हो जाता है कि ये झूठ बोला गया है। और खान साहब से मैं ये गुजारिश, मैंने जब मैं उनको मिला भी था तो मैंने मीटिंग में भी कहा था कि आपको जो लोग कहते हैं कि हमने इतने अरब का स्कैंडल पकड़ लिया है, उनसे ये तो पूछे कि आपने रिकवरी क्या की है, आज तक कहाँ से कितनी रिकवरी की है, कितने लोगों को सजा दिलाई है, कितने लोगों से पैसा निकाला है। वो 0/0/0 है। तो खान साहब को जब ये कहा जाता है कि ये बंदा स्कैंडल में मुलव्वस है तो वो कहते हैं मैं चाहे कोई भी हो, चाहे जुल्फी बुखारी हो, मैं इसके साथ खड़ा नहीं, आप इसके खिलाफ एक्शन करें। ये तो उनकी अच्छाई होगी। अब जो बंदा उनको ये कहता है कि जुल्फी बुखारी ने ये किया है, अगर वो झूठ कह रहा है तो फिर खान साहब का क्या कसूर है? और वो झूठ है, वो झूठ कह के इस तरह का काम किया जा रहा है और बाद में नतीजा जो है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे हमजा हो, चाहे मरियम हो, चाहे पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे हलीम खान साहब हो, सबका रिजल्ट जो है वो 0/0/0 है। तो अब आप बताएं कि हम क्या इस चीज़ को क्या कहें कि ये क्यों हो रहा है? मैं तो समझता हूँ ये PTI के खिलाफ एक साजिश हो रही है और ये PTI को कमजोर किया जा रहा है। आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन और कैसे कोई खान साहब से झूठ बोल सकता है? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे निजामी साहब की तरफ बढ़ना है कि जुल्फी साहब हों, सरवर खान साहब हों, आपने दोनों का जिक्र किया, वैसे भी सरवर साहब जो हैं तरीन साहब के करीब भी हैं, तो आप उनसे बात करके अपने ग्रुप में ही शामिल करवा लें। मुद्दा उनका भी यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी हमारे खिलाफ अंदर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जी मोस्ट वेलकम, हम ज़रूर उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा तरीन साहब के साथ तल्लुकात हैं और हम उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि तरीन साहब भी उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारा और उनका अब एक स्टैंड है तो उसमें वो हमारे साथ आके खड़े होंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। ठीक, चले। राजा रियाज अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आरिफ निजामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो तरीन साहब का पूरा मामला चल रहा है, अब राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद भी हम ला सकते हैं और बजट भी नहीं मंजूर होने देंगे। क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है या लाहौर में आपको फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ अगले चंद हफ्तों में हो सकता है? ये दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स से ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर है। ये जहांगीर तरीन साहब से इमरान साहब की जो नाराज़गी है वो कोई ज़ाती नोयत की लगती है मुझे।
फॉरवर्ड ब्लॉक या जो क्या ग्रुप बना है जो तरीन साहब की सरबराही में, ये भी तो एंटी इमरान खान है ना। अब ये कहने से कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और इसी तरीके से अब जो वज़रा की तो फौज ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, वो भी अटैक हो रहा है इन पे, इस ग्रुप पे। और अब ये ग्रुप खुल के सामने आ गया। आज आवाज़ें आई हैं ये कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, और उनके पास नंबर्स हैं, बजट ना पास होने दें, और ये अदरवाइज़ हुकूमत गिराने के भी नंबर्स हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है PTI के लिए। ठीक, अच्छा निज़ामी साहब, ये तो देखिए इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, अब तरीन साहब के पास विंडो बड़ी शॉर्ट रह गई है। बजट तो जून में ऑलरेडी इन्होंने पेश होना, अब बजट अगर किसी तरह मंजूर करवा गई PTI तो फिर तो तरीन साहब के पास बार्गेनिंग चिप के तौर पर सिर्फ बजट ही है इस वक्त। तो क्या आप देख रहे हैं, फोर्सी क्या कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? फोर्सी करना तो मुश्किल है। पाकिस्तान में सिर्फ माजी कोई फोर्सी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक बार्गेनिंग चिप है जिसको तरीन साहब जैसे बाहर स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अपने एडवांटेज के लिए। और ये खान साहब जो हैं उनको अपनी रट में नारा नहीं दूंगा, नारू नहीं दूंगा, इसमें कोई तरमीम लानी पड़ेगी अपने। आज भी उन्होंने यही फरमाया है पेशावर में कि मैं नारा उन्हें दूंगा, ये नहीं। अब वो सहमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो उनकी अपोजिशन से लड़ाई है, एक उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी हुई है, तीसरे वो ये जुल्फ़ी बुखारी वगैरह के बारे में भी एक महाज खोल दिया उन्होंने। तो ये खासी मतलब है कि मुश्किल में लगते हैं जो खान साहब की हुकूमत है। ठीक, और निज़ामी साहब अगर फ़र्ज़ करें बिल फ़र्ज़ के अगर बजट पास नहीं होने देते, आगे बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाती है, नून लीग कहाँ पे खड़ी आपको नज़र आती है? क्योंकि ख़बरें ये भी हैं कि नून लीग का राब्ता भी हो गया है तरीन साहब से, और बात किसी और तरफ भी जा सकती है पंजाब में। कुछ होता आप देख रहे हैं कि नून लीग शायद ये कहे कि तरीन साहब को कि आप अपना कोई बंदा आगे करें, बतौर CM हम आपके साथ हैं। वो पंसा पलट रहा है, और ये जो तकल्लुफ़ात हैं तरीन साहब के और इमरान खान साहब के, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और ये खुल के एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। और उस सूरत में फिर ये बाकी नो होल्ड्स बार्ड पॉलिटिक्स होगी, और उसमें मतलब है कि नून लीग जो है वो यकीनन तरीन साहब के साथ सिलसिला जुबानी बढ़ाएगी और बढ़ा चुके होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि सियासत में राब्ता ना हो उसका। ठीक, और निज़ामी साहब अगर मरकज़ की बात की जाए तो देखें, अब तरीन साहब को पहले अलग किया गया या करवाया गया, उनके खिलाफ मुकदमात आ गए। अब सरवर खान साहब वो खुद MNA, उनके बेटे MNA, बड़ा मजबूत उनका बैकग्राउंड है पिंडी से, फिर जुल्फ़ी बुखारी बड़े बाएतमाद साथी। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है कि इन लोगों को दूर किया जा रहा है कि खान साहब को थोड़ा सा अकेला करके फिर वार किया जाए? कुछ ऐसा आपको समझ आ रहा है, कुछ साजिश इसमें से आपको झलकती नज़र आ रही है? देखिए जी, वो उनके करीब हैं, उनके खान साहब की जो हुकूमत चलाते हैं वो आज़म खान है, जिस तरह फवाद नवाज मियाँ नवाज शरीफ के सब कुछ से। और ये इमरान खान बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब उनके तहीं ये वो लोग जो हैं वो तो जहांगीर तरीन की बड़ी देर से एक मुखालफत चल रही है आज़म खान के साथ, तो वो फैक्टर अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब को दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि वो इस तरह की साजिशों का शिकार होते जाए। लेकिन निज़ामी साहब यहाँ पे सवाल यही है ना, राजा रियाज साहब भी बार बार ये कह रहे थे, या वो ऊपर से कह रहे हैं कि जी खान साहब को उनके कान भरे जा रहे हैं, उन्हें झूठ। खान साहब जो हैं बड़े श्रूड और बड़े क्लेवर पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं, उनको कौन कैसे बार बार झूठ बोल सकता है, और वो भी फिर अपने करीबी साथियों के बारे में। तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, खान साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है।
जी मैंने तो यही शुरू ये यहाँ से किया था कि ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और ये जहांगीर तरीन साहब का और उनका तो मसला। असल में बात ये है कि ये जो इक़्तिदार है ये इंसान का फोकस भी ख़राब कर देता है जल्द या बदेर, और ये हमारे तमाम हुक्मरानों से ऐसे ही हुआ। और खान साहब वाई शुड बी द एक्सेप्शन। ठीक, चले आरिफ निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने तजिया सुना सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब का। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ सवालात रेस किए हैं राजा रियाज साहब ने, कुछ सवालात रेस किए आरिफ निज़ामी साहब ने। बात करेंगे हम वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा हैं। उनके बकौल अदम एतमाद भी लाई जा सकती है, बुज़दार साहब के खिलाफ बजट भी हम नहीं मंजूर होने देंगे अगर इंतकामी कार्रवाइयों को ना रोका गया तरीन ग्रुप के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पंजाब असम्बली में तरीन ग्रुप जो है पार्लिमानी लीडर का उन्होंने ऐलान कर दिया है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अदम एतमाद भी जो है वो ला सकते हैं। ये हो रहा क्या है? पंजाब तो आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार में आए हैं और उनका नजरिया जो है वो कुश्ती के साथ चिपक के रहने वाला नहीं है। लिहाजा हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के हवाले से रही है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये चाहते हैं और पाकिस्तान की अवाम भी ये चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। और ये पहली हुकूमत है जो अगर किसी अपनों के ऊपर भी, अपने खास लोगों के ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन उठा है, सवालात उठे हैं, तो उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंक्वायरी करवाई है। और इंक्वायरी करवाने के बाद इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारे अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ जो है अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो केस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खत्म नहीं करवा सकते। वहां जाकर अपनी मसऊलियत आपने इदारों के सामने जाके साबित करनी है। यही हमारी कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं, लेकिन देखिए ना, उनका गिला इस वक्त तरीन साहब के केसेस नहीं है, उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो MPs तरीन साहब के साथ खड़े हैं पंजाब में, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि किसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई मेरे तो ये इल्म में नहीं है। अगर राजा रियाज साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो राजा रियाज साहब का फैसलाबाद से ताल्लुक है, मेरा दूसरी जगह से फैसलाबाद से ताल्लुक है। राजा रियाज साहब जो है वो उनके खिलाफ तो किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ तो FIR कटी मेरे इल्म में तो नहीं है और ना ही कभी ऐसा काम हुआ है। बल्कि तमाम ये जितने भी लोग हैं ये पार्टी ऑफिशियल फंक्शंस में भी आते हैं, मीटिंग्स में भी आते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत इनके हलकों के अंदर आवाम की बेहतरी के लिए जो काम हो रहे हैं वो भी इनके हलकों के अंदर, एरियाज के अंदर काम हो रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती किसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई कोई ऐसा केस हो, मामला जिसको वो सारे चीज के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखें, इसमें बुनियादी चीज सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि अगर तो आपकी जद्दोजहद जो है वो सारी नया पाकिस्तान के हवाले से थी और आप PTI के टिकट्स के ऊपर जो है वो मुंतखब होकर आए हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि PTI के वोटर को ये बात जो है वो समझ में आएगी। अच्छा फरूक, मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए आपसे कि अगर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अलग ग्रुप बनाना, पंजाब में अलहदा नशिस्तों की बात करना, पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करना, आपको इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए, अनाउंस कर दें आप कि जी इनके खिलाफ होगा, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखें, ये तो तमाम तर चीजें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो मैं समझता हूँ पहली जो मामला है वो ये है कि हम इस मसले को, हमारे अपने ये घर का मसला है, इसको जो है वो हम स्टार्ट आउट करें। और जहाँ तक की बात इनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से या इनके इशूज़ के हवाले से, तो उसके ऊपर पहले भी हमने इनको एंगेज किया, अब भी हम इनको एंगेज करेंगे। जहाँ तक रह गई बात कार्रवाई करने के हवाले से, तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी ऑप्शन अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अच्छा, ऑप्शन मौजूद है, चलें, ये तो अच्छी खबर दे रहे हैं आप। रिंग रोड स्कैंडल, सरवर खान हो गए, जुल्फी साहब हो गए, उनके अब रिपोर्टों में तो नाम नहीं है,
लेकिन जाहिर बात है वो आके अपनी सफाइयां दे रहे हैं और जुल्फी साहब जो हैं वो तो रिज़ाइन भी कर गए हैं। अब सरवर खान का गिला ये है कि आस्तीन के सांप हमें ढूंढने हैं। तरीन साहब के ग्रुप का भी यही गिला था कि अंदर से ये सब कुछ जो है वो शहजाद अकबर साहब करवा रहे हैं। अब ये हो रहा क्या है? मतलब रिंग रोड स्कैंडल में आपके इतने करीबी लोगों के नाम आ गए हैं, ये कौन मसाइल अंदर से पैदा कर रहा है? नहीं देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो एक मिसाल कायम की ना, उन्होंने खुद इस स्कैम को जो है उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने से पहले इसकी जो अलाइनमेंट चेंज हो रही थी उसको पकड़ा और अरबों रुपए जो कौमी खजाने के थे वो ज़ाया होने से जो है उन्होंने बचाए और बचाकर ना सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर्स को और दीगर ब्यूरोक्रेट्स को हटाया, बल्कि इस मामले को हुकूमत ने खुद नैब को रेफर किया है इंक्वायरी के लिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन इस किस्म की बातें करती है, अपोजिशन हमारे लोगों को ट्रैक करके साथ जोड़ने की कोशिश करती है और अपोजिशन वो काम उस मैच की ट्रॉफी लेना चाहती है जो मैच उन्होंने खेला ही नहीं है। और आप ये देखें कि इनके दौरे हुकूमत में ये मुझे एक केस बता दें, इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस आए पीपल्स पार्टी के दौर में, इन्होंने खुद कभी कोई इंक्वायरी करवाई हो या इंक्वायरी करवा कर उसको नैब के पास भेजा हो। इवन इन्होंने अपने कभी सुबह ही एंटी करप्शन को नहीं फाल होने दिया। तो लिहाजा जब ऐसे लोग आके बातें करते हैं और बातें करके सारे मामले को मतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी इस बात के अंदर, उस आर्गूमेंट में, दलील में कोई जान नहीं रहती। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक रह गई बात कि अपने लोगों की तरफ से इस किस्म का मामला आना, अब तो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छी बात है, सुप्रीम बुखारी ने अपने आप को जो है वो जिम्मेदारी से अलग किया, अलग करके उन्होंने कहा कि जो मैं अपना इस पे क्लियर होकर सामने आऊंगा, तो उससे मैं समझता हूं कि उनका और कद जो है वो बड़ा होगा। अच्छा फारूक, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए ये गिले शिकवे चाहे हुकूमत के आपके अपने लोगों के हों या अपोजिशन के कि जी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, वन साइडेड कार्रवाइयां हो रही हैं, शहजाद अकबर साहब के नाम भी वो लोग ले रहे हैं, कहीं कल को ये ना हो कि वो जो कह रहे हैं, चाहे अपोजिशन हो या तरीन साहब हो या सरवर खान साहब हो, वो सच ना निकल आई ये सारी चीजें। नहीं देखें, बात यह है कि किसी एक शख्स का नाम के हवाले से मैं नहीं को बात कर सकता, ना उसके अंदर कोई मैं समझता हूँ हकीकत है। लेकिन बुनियादी चीज क्या है आदिल, इस मुल्क के अंदर क्या अकाउंटेबिलिटी आसान काम है? मुझे आप ये बताएं, जिस मुल्क के अंदर मुकमुका रहा हो, जिस मुल्क के अंदर 40 साल दो जमातों की हुक्मरानी रही हो, दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट, सीटियां लगाई हो, एक ने सरे महल बनाया, एक ने में महल बनाए हो, क्या वो अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क के अंदर चाहेंगे कि चले? अकाउंटेबिलिटी तो वो चाहते ही नहीं ना। बुनियादी मकसद उनका ये नहीं है कि अपोजिशन के खिलाफ हो रही है या हमारे अपने लोगों के खिलाफ हो रही है। वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, सिर्फ इक़्तिदार हो और इक़्तिदार में लूट मार की इजाजत, कोई हमें पूछने वाला ना हो। कि जितने ग्रुप शिप्स बन रहे हैं ये हमारे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान को क्या ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं है, लेकिन इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। आज इमरान खान पीछे हट जाए, ये सारे चोर डाकू लुटियां डालते फिरें, लेकिन इमरान खान नहीं हटेगा। चलें फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एनसीओसी ने कुछ अहम फैसले किए हैं कोरोना एसओपीज़ के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, वो मौजूद होंगी। और दूसरी बड़ी अहम खबरें स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं कि वैक्सीनेशन वहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो गई है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक दिन। वेलकम बैक नाज़रीन। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। आज होने वाले इजलास में जो फैसले हुए उसके मुताबिक 24 मई से एसओपीज़ के साथ टूरिज्म खोलने की इजाज़त दे दी गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जो है वो आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने के साथ साथ टेक अवे की सहूलत जो है वो 24 घंटे के लिए कर दी गई है। जबकि 5% से कम केसेस वाले इजला में मरहलावार स्कूल खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। हफ्ता इतवार को बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो फिलहाल बंद रहेगी। ये फैसले ईद की तातीलात के दौरान लगाई गई पाबंदियों और उसके अच्छे नताइज आने के बाद किए गए हैं। और साथ ही आवाम से अपील की गई है कि एहतियात का दामन अब भी हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि छुट्टियों के दौरान कोरोना केसेस का नीचे जाने वाला जो ग्राफ है वो वापस ऊपर जा रहा है। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में कोरोना मस्बत केसेस की शरह जो है वो 30%, लाहौर में तकरीबन 19%, मर्दान में 15%, पेशावर 14%, जबकि कराची में तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो हुकूमत ने अब तक 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ 1.7% लोगों को ही
वैक्सीनेशन लग सकी है, जिनमें सिर्फ 0.4% की मुकम्मल वैक्सीनेशन या दोनों डोजेज उनको लगी हैं। अब मुख्तलिफ इलाकों से वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की खबरें भी सामने आ रही हैं। खैबर पुख्तूनख्वा से इतलात ये हैं कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दूसरे डोजेज़ के लिए साइनोफार्म वैक्सीन जो है उसकी डोजेज़ ना होने के बायस वैक्सीन सेंटर से वापस भिजवाया जा रहा है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये कि इससे पहले भी 2 मुख्तलिफ ईदें जो गुजरी, हमने देखा ये कि ईद के बाद जैसे ही हम वापस आए तो कोरोना जो मुस्बत केसेस की शरह है वो तेज़ी से बढ़ी। इस दफ़ा एक तो सूरत हाल क्या है, क्या ये थोड़ा सा अर्ली डिसीजन नहीं ले लिया गया, हफ्ता 2 हफ्ते हम वेट करते थोड़े से और रेशो वगैरह देख के उसके बाद नरमी का ऐलान करते, या आप समझती हैं कि ठीक है सही फैसला है? देखें जी, गवर्नमेंट की जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इस वक्त जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करना है कि जाहिर है कि डिजीज के फैलाव को भी रोकना है पर उसके साथ साथ लोगों के रोजगार को भी देखना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस अब हम सब समझ चुके हुए हैं कि ये अब कुछ अरसे के लिए दुनिया में मौजूद है और लोगों को अपनी जिंदगी को जो है उस न्यू नॉर्मल के साथ जो है, जिसको हम अब एक न्यू नॉर्मल का वर्ड दे रहे हैं, कि हमें उसके साथ जिंदगियां गुजारने का तरीका सीखना होगा, हमें अपने लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस लाने होंगे। तो हुकूमत की कोशिश यही है कि इस वक्त चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर, अभी आपने टूरिज्म की बात की, ये गर्मियों के 2-4 महीने होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का जो रोजगार होता है पूरे साल का जो है वो इस 2-3 महीने के ऊपर डिपेंड करता है, जो टूरिज्म के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह बाकी भी जो रोजगार, जिंदगी की जो मईशत है, वो अब लोगों के पास जो हमने ये 10-12 दिन का जो एक वक्फा दिया था, उसके बाद अब वो एक वक्त आता है कि जब लोगों का जो है उनके घर के चूल्हे ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमें थोड़े से इकदाम लेने पड़े हैं। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिछली ईद के मुकाबले में हमारी बेस लाइन जो है वो पिछली ईद से ज्यादा इस वक्त ऊपर के लेवल के ऊपर है। मगर एक तो ये कि एक साल में जो है अब लोगों को काफी हद तक इस चीज की मेरा ख्याल है समझ भी आ गई है कि ये कोरोना वायरस और इसके SOPs और जो दूसरी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अब ज्यादा स्ट्रिक्टर स्टेप्स ले रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये एक, मैं समझती हूँ कि आज का एक बड़ा बैलेंस डिसीजन था जिसके अंदर हमने जिंदगी के कारोबार को भी कंटिन्यू करना है और साथ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि अभी जो वैक्सीनेशन है तकरीबन 1.7% टोटल पॉपुलेशन की हुई है, उनमें भी डबल डोजेस जो हैं वो कम लोगों को ही लगे हैं, 1% से भी वो कम है। अब इसका क्या होगा आगे जाके? और दूसरा ये कि अभी खबरें ये आ रही हैं खैबर पुख्तूनख्वा की, पेशावर की अगर बात करें, 2-3 हॉस्पिटल्स में वो तो लोगों को वापस भिजवा रहे हैं सेकेंड डोजेस के लिए, जो हुएवर इज टर्निंग अप कि यार हमारे पास वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं है। तो क्या ये सिर्फ KP की सिचुएशन है या ओवरऑल भी आपको शॉर्टेजेस की इतलात आ रही हैं? देखिए जी, इस वक्त किसी किस्म की वैक्सीन की भी शॉर्टेज नहीं है और NCOC में जब रोज का डाटा शेयर होता है तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जितने लोगों को फर्स्ट डोज लगी है उनके लिए सेकेंड डोज जो है वो अवेलेबल हो, उसका स्टॉक हमारे पास मौजूद होता है। उसके बगैर जो है वो हम फर्स्ट डोज नहीं लगाते जब तक हम इसके पास इस श्योरिटी ना हो कि सेकंड डोज जो है वो अवेलेबल होगी। तो कुछ सेंटर्स में हो सकता है ये कंप्लेंट आई हो, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि पास सेंटर्स में ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं, चूंकि ओपन कर दिया है ना कि जो मर्जी वॉक इन कर सकते हैं और सेंटर चेंज हो सकते हैं। तो कुछ सेंटर्स में यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई हो जिसकी वजह से फिर उस सेंटर पे वक्ती तौर पे शॉर्टेज होती है, तो उसके लिए फिर रीलोकेट करने के ऑर्डर दिए जाते हैं कि जिन सेंटर्स के पास काफी मिकदार में पड़ी है वो वहां पहुंचा दे। तो उसके अंदर एक आध दिन का कई दफा गैप आ जाता है, मगर ये बात नहीं है कि सेकेंड डोज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तमाम साइनोफार्म की, साइनोवैक की, ये इन सब की सेकेंड डोजेज, एस्ट्राजेनेका की जो कि 2 डोजेज है, इनकी सेकेंड डोजेज जो है वो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। और कैंसिनो बायो जो है वो तो वैसे ही सिंगल डोज वैक्सीन है, तो इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं आएगी। और अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है, आज भी आपने देखा है कि एक मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्लामाबाद में उसकी ओपनिंग हुई है, वहाँ 9 से 10 हज़ार लोग डेली वैक्सीनेट हो सकेंगे। और इसी तरह बाकी तमाम शहरों में भी, प्रोविंसेस में
छोटे लेवल तक, BHUs के लेवल तक जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए नए वैक्सीनेटर्स को भी भर्ती किया गया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी भर्ती ठीक है। चलें डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाजी, लेकिन टेक है इस पूरे एपिसोड से जो भी पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से हो रहा है पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में हो रहा है, SOPs, मास्क ज़रूर पहने, चाहे आपको कोविड हो चुका है या नहीं हुआ, वैक्सीनेशन आपने कर ली है नहीं कर ली, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और फासला रखें। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी।